हेलो एवरीवन, आप सभी का परफेक्ट एजुकेशन हब के परफेक्ट प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैभव शुक्ला, रीजनिंग फैकल्टी, आज आपको इक्वलिटी इनइक्वलिटी चैप्टर को समझाने जा रहा हूँ। इक्वलिटी इनइक्वलिटी चैप्टर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। बैंकिंग एग्जाम में तो यह पहले से 0 to 5 मार्क्स में वेरी करता ही था, बट अभी आपने दिल्ली पुलिस का जो लेटेस्ट सिलेबस देखा, इसमें भी इनइक्वलिटीज चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया। क्लियर? तो मींस आपके पास यह चैप्टर वेरियस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हम इस चैप्टर को डिटेल के साथ साथ टिप्स और ट्रिक्स की हेल्प से किस प्रकार सॉल्व किया जाए उसको सीखने जा रहे हैं। क्लियर? किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि उस चैप्टर से आपके पास कितने टाइप के क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। तो इफ मैं इक्वलिटी इनइक्वलिटी चैप्टर की बात करता हूं तो आपके पास इक्वलिटी इनइक्वलिटी चैप्टर, हिंदी में यदि मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो इसको बोलते हैं समानता और असमानता। इस समानता और असमानता चैप्टर से दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट होता है आपके लिए सिंपल इनइक्वलिटी, अर्थात साधारण असमानता। दूसरा टाइप बनता है अपने पास कोडिंग फॉर्म इनइक्वलिटी, अर्थात कोडिंग प्रारूप पर आधारित असमानता। तो दो टाइप के क्वेश्चंस बने। यदि मैं एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न्स की बात करूं बैंकिंग एग्जाम के फोकस करते हुए, बिकॉज ये क्योंकि आपके पास दिल्ली पुलिस में इंट्रोड्यूस हुआ है तो दिल्ली पुलिस का लेवल तो बेसिक ही रहेगा, लेकिन मैं अगर बैंकिंग एग्जाम की बात करूं तो ये काफी पुराना टॉपिक है, काफी बार पूछा जाता है और मैक्सिमम मार्क्स 5, जैसा कि मैं बोल चुका हूं, मिनिमम मार्क्स आप बोल सकते हैं 1 और 2 रहते ही रहते हैं। वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपके पास क्वेश्चंस आते हैं सिंपल इनइक्वलिटी के। क्लियर? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं फोकस करना है तो सिंपल इनइक्वलिटी को सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब आपको कुछ चिन्हों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ठीक, जैसे यहां पे मैं आपके सामने पहला चिन्ह लिख रहा हूं, इसको आप लोग बोलते हैं बड़ा है, या इंग्लिश में बोलूंगा तो ग्रेटर देन। ठीक, दूसरा चिन्ह मैंने आपके सामने लिखा लेस देन, अर्थात छोटा है। तीसरा लिख रहा हूं आपके सामने इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम लोग बराबर। इन चिन्हों के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो तीसरा लिखा मैंने बराबर, चौथा लिखा मैंने आपके सामने छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। ठीक है, इसको अपन लोग लेस देन इक्वल टू भी बोलते हैं। और पांचवा चिन्ह मैंने लिखा बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू। और पांचवा चिन्ह होगा, सिक्स्थ एंड लास्ट आपके पास सिंबल होगा नॉट इक्वल टू, अर्थात बराबर नहीं है। तो आपके पास ये कुछ विशेष चिन्ह हुए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपको इन 6 चिन्हों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब यदि मैं टॉपिक के फॉर्मेट की बात करता हूं तो टॉपिक का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके पास एक कथन होगा, कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए जाएंगे। तो मैंने बोला आपके पास एक कथन होगा, कथन के बाद आपको सामान्यता 2 निष्कर्ष मिलते हैं, फर्स्ट और सेकंड। आपको दिए हुए कथन से निष्कर्षों को सही या गलत पहचान करना होता है। 5 विकल्प होंगे आपके पास, उत्तर दीजिए। यदि आपका फर्स्ट ऑप्शन है तो दिए हुए कथन से फर्स्ट तो निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है और दूसरा निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो पहला विकल्प होगा। दूसरा विकल्प होगा यदि आपका पहला निष्कर्ष असत्य है और दूसरा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। तीसरा विकल्प होता है यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकेंड सत्य है।
इसका मीनिंग होता है, ब्रीफ में अभी मीनिंग समझिएगा, जब हम चैप्टर में आगे चलेंगे तो मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। यदि फर्स्ट सही है तो सेकंड सही नहीं है, और यदि सेकंड सही है तो फर्स्ट सही नहीं है, तो इसको बोलते हैं या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड सत्य है। चौथा विकल्प बनता है यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड सत्य है, मीन्स पहला भी रॉन्ग हो रहा है दूसरा भी रॉन्ग हो रहा है, तो आप चौथा ऑप्शन टिक करेंगे। पांचवा विकल्प बनता है यदि दोनों निष्कर्ष सत्य हैं तो पहला सही है और दूसरा सही है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। यदि आप इन चीजों को क्लियर नहीं करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो आपके 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन सही होते हैं, बाकी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो यदि आपको टॉपिक के ऊपर बहुत ही परफेक्शन चाहिए, नीट एंड क्लीन वर्क करना, तो चीज़ों को बेसिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा करो। तो ये 5 विकल्प समझ में आए आपको। तो कथन निष्कर्ष, फिर 5 विकल्पों में से एक विकल्प चयन करना होता है आपको। यदि मान लीजिए मैं कथन लिखता हूँ एक A ग्रेटर देन B, ठीक, तो मैंने आपके सामने कथन लिखा A ग्रेटर देन B। अब निष्कर्ष लिखा, मान लीजिए पहला लिखा A बड़ा है B से, दूसरा लिखा A छोटा है B से, ठीक है। जब भी आप दिए हुए कथन से निष्कर्ष को सही करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा उस निष्कर्ष के बारे में आपके पास 100% सटीकता होनी चाहिए। तो कथन मैंने बोला कि A बड़ा है B से, मतलब आप तक निश्चित रूप से पहुंचा कि जो A है वह B से बड़ा है। अब निष्कर्ष पूछा गया क्या आप 100% श्योर हैं कि A बड़ा है B से, तो आप कहेंगे जी हाँ, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है A बड़ा है B से, मतलब ये वाला कंक्लूजन आपका निश्चित रूप से सही है। दूसरा लिखा हुआ है क्या A छोटा है B से, तो आप कहोगे सर A छोटा नहीं है B से, कथन के अनुसार A बड़ा है B से, मतलब ये दूसरी बात गलत हो गई। यदि 5 विकल्पों की बात करें तो कौन सा विकल्प चयन करना होगा, तो आप कहेंगे कि सर पहला विकल्प चयन करेंगे, क्योंकि पहला निष्कर्ष निश्चित रूप से क्या है, सत्य है, ठीक। तो टॉपिक समझ में आया आपको। स्टेटमेंट देन आफ्टर कंक्लूजन्स, आपको देखना होगा कि कंक्लूजन्स के कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है और 5 ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन है। तो ये मैंने आपके सामने एक चैप्टर का फॉर्मेट बताने की कोशिश की है। अब इस चैप्टर को हम लोग 2 ट्रिक्स से ही सीखेंगे, ठीक। एक ट्रिक होगी कंक्लूजन्स को गलत करने के लिए और एक ट्रिक होगी आपकी कंक्लूजन्स को सही करने के लिए, ठीक। तो पहले निष्कर्षों को गलत करने वाली ट्रिक सीखते हैं। मान लीजिए ट्रिक 1, इसकी मैं हेडिंग दूं आपको अपोजिट साइड। जो भी मैं आपके सामने लिखूंगा वह सारा क्लियर करूंगा, जैसा कोचिंग का नेम इंडिकेट कर रहा है परफेक्ट एजुकेशन हब। तो मैं आपको चीजें भी कोशिश करूंगा परफेक्टली डिलीवर कर पाऊं। तो मैंने पहली ट्रिक लिखी और ट्रिक का नाम दिया अपोजिट साइन। अपोजिट साइन को यदि हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे विपरीत चिन्ह, ठीक। इसके लिए एक कथन लिखते हैं। कथन है आपके सामने A बड़ा B से, B बड़ा है बराबर C से, C छोटा है D से, D बड़ा है E से। अब आपके पास एक निष्कर्ष लिखा हुआ है, पहला A बड़ा है E से, दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ है B बड़ा है D से, ठीक है। आप सभी ने जो अभी तक वीडियो सुना उसके अनुसार आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि सर कथन है, उसके बाद निष्कर्ष है। यदि हम लोग किसी निष्कर्ष को सही करना चाहते हैं तो उस निष्कर्ष के बारे में कथन से 100% सटीकता मिलती है, 100% कंफर्मेशन मिलता है, तब तो हम उसको सही करेंगे, अन्यथा उसको सही नहीं करेंगे। क्लियर। 5 ऑप्शंस के बारे में भी आपके पास एक सामान्य जानकारी उपलब्ध है। अब मैंने आपके सामने ट्रिक लिखी तो इस ट्रिक को पहले समझाता हूं। क्लियर। ऐसा नहीं कि मैं फोर्सफुली आपको रटवा दूंगा ट्रिक को। तो देखिए ट्रिक क्या है आपके पास, उसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए स्टेटमेंट लिखा A बड़ा है B से, B छोटा है C से। फिर सर जी निष्कर्ष लिखा है एक आपके सामने A बड़ा है C से, ठीक है। यदि मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करूं तो मैं देख रहा हूं कि A बड़ा है B से और B किससे छोटा है, C से। मेरे को देखना है क्या A निश्चित रूप से C से बड़ा है, ठीक। यदि ये बात सही है तो इसमें मेरे को कितना % श्योरिटी चाहिए होगी, 100%। ओके यहां तक। अब देखिए यदि मैं आपके और मेरे बीच में एज के अकॉर्डिंग बात करूं, उम्र के अनुसार संबंध की बात करूं, तो आपके और मेरे बीच में अधिकतम संबंध 3 हो सकते हैं। ये यहां पे आप पूर्वानुमान नहीं लगाएंगे कि मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हो तो मैं आपसे बड़ा ही हूं।
रीजनिंग में कोई पूर्वानुमान नहीं लगते। तो आपके और मेरे बीच में पूर्वानुमान हटाते हुए अगर अपन लोग बात करें तो आपके और मेरे बीच में अधिकतम 3 संबंध हो सकते हैं उम्र के अनुसार। नंबर पहला, मैं आपसे बड़ा। नंबर 2, आप और मैं उम्र में बराबर। और नंबर 3, मैं आपसे छोटा। ठीक है, तो कितने रिलेशन हुए? 3। यदि आप मेरी बात को इस उदाहरण द्वारा नहीं समझ पाए तो एक अन्य उदाहरण लेता हूं आपके सामने। मैं और मेरा जुड़वा भाई, मैं और मेरा जुड़वा भाई आपको कहीं मार्केट पर दिखे, तो ये मैं हूं और ये मेरा जुड़वा भाई है। हम दोनों आपको कहीं मार्केट में खड़े दिखे हैं। ठीक है, तो उम्र के अनुसार मेरे और मेरे जुड़वा भाई में, जैसे ही मैंने जुड़वा शब्द यूज किया तो यहां से आप एक चीज के बारे में श्योर हो गए कि हम दोनों में कौन बड़ा है, कौन बराबर है, कौन छोटा है। ये आपके दिमाग में क्या हो गया? डाउट हो गया। क्लियर? तो मीन्स क्योंकि मेरा जुड़वा भाई था, तो यदि मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ हम दोनों में कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे कि सर आप दोनों तो जुड़वा भाई हो। अब क्योंकि आप दोनों जुड़वा भाई हो तो आप दोनों में से कौन बड़ा है ये तो मालूम नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हें ये नहीं मालूम कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, तो क्या तुम्हें ये मालूम है कि हम दोनों बराबर हैं? तो आप कहोगे अरे भाई जब आप दोनों जुड़वा भाई हो, एक जैसे दिख रहे हो, तो आप दोनों में से कौन बड़ा है, कौन बराबर है या कौन छोटा है ये मालूम नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि आपके बीच में सर उम्र के अनुसार क्या संबंध है हमें मालूम नहीं है। आप बड़े हो सकते हो अपने भाई से, आप अपने भाई के बराबर भी हो सकते हो और आप अपने भाई से छोटे भी हो सकते हो। मतलब ये 3 संभावनाएं बनी ना। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जब किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के बीच में आपको उम्र के हिसाब से संबंध बोला जाए और आप उन दोनों की एग्जैक्ट उम्र नहीं जानते हो तो आप कितनी संभावनाएं बनाओगे? 3 संभावनाएं बनाओगे। और क्लियर करते अपनी बात को, एक चीज को मैं 2 या 3 एग्जांपल से बताऊंगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। जैसे A बड़ा है B से, B छोटा है C से। ठीक, तो A बड़ा है ना B से, मान लीजिए B की आयु कितने साल है? 20 साल। A बड़ा है B से, मतलब 20 से ज्यादा होगा, मतलब ये 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24, या ये अधिकतम कहां तक जा सकता है? अनंत तक जा सकता है। यदि मैं अब आपसे बोलूं कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं और आप 20 साल के, तो मैं निश्चित रूप से 20 से तो ज्यादा हूं, लेकिन कितना बड़ा हूं ये मालूम नहीं है। जैसे आप ही मेरे को कहें कि सर ये मेरा बड़ा भाई है और मैं 20 साल का हूं, तो आपने मेरे को क्या बोला? सर ये मेरा बड़ा भाई है और मेरी आयु 20 वर्ष है, सर मेरे भाई की आयु क्या होगी? तो मैं कहूंगा कि भाई ये आपका बड़ा भाई है, आप 20 साल के, तो ये 20 से ज्यादा ही है, लेकिन कितना ज्यादा इसके बारे में मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। तो मीन्स B 20 था, A उससे बड़ा है, मतलब 21 से शुरू करते हुए अनंत तक कुछ भी हो सकता है। अब B किससे छोटा है? C से। B छोटा है C से, या आप इसी बात को बोलेंगे C बड़ा है B से। तो C बड़ा है B से, तो B 20 है, तो C वापस से 21 से शुरू होगा और यह कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है बात यहां तक। अब यदि आप इसको चेंज नहीं कर पा रहे हो कि B छोटा है C से या C बड़ा है B से, इन दोनों बातों का एक ही अर्थ है, तो सुनिए। यदि मैं स्टेटमेंट लिखूं हिंदी में कि राम श्याम से बड़ा है, तो मैंने एक कथन लिखा राम श्याम से बड़ा है। क्या इसी बात को मैं ऐसे लिखूं श्याम राम से छोटा है, तो क्या आपको किसी प्रकार की समस्या होगी? तो आप कहेंगे नहीं सर, राम अगर श्याम से बड़ा है तो इसी बात को उल्टा बोला जा सकता है, श्याम राम से छोटा है। अब अगर इसको रीजनिंग में लिखो तो ऐसे ही तो लिखूंगा, राम का नाम मान लीजिए A है, श्याम का नाम मान लीजिए B है, तो A बड़ा है B से, तो बीच में बड़ा साइन लाऊंगा ना। अब देखिए वापस सेम क्वेश्चन, तो श्याम तो B था, राम A है, श्याम राम से छोटा है तो B छोटा है A से, तो A बड़ा B से लिखूं या B छोटा A से, दोनों का एक ही अर्थ होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे आपके पास स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि B छोटा है C से, या इसी बात को आप बोलेंगे कि C बड़ा है B से, अर्थात 21 से अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब
क्वेश्चन कह रहा है कि क्या भाई आप 100% श्योर हो कि ए बड़ा है सी से, मतलब आपको 100% श्योरिटी लेनी है। तो आप कह रहे हैं कि क्या 100% श्योर है ए बड़ा है सी से, अर्थात कि यदि मान लीजिए ए 24 है तो सी निश्चित रूप से 24 से कम होगा। क्या इस बारे में आपके पास श्योरिटी है? तो आप कहेंगे कि सर इस बारे में 100% श्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि ए अगर 24 भी है ना तो सी 21 से शुरू होके अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये हमें मालूम नहीं है। तो क्योंकि सी 21 से अनंत के बीच में क्या है ये मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग ए बड़ा है सी से इस बारे में 100% श्योर नहीं है। या दूसरे शब्दों में बोलो तो ए 21 से शुरू होगा, अनंत के बीच में कुछ भी लेगा, सी भी 21 से शुरू होगा, अनंत के बीच में कुछ भी वैल्यू लेगा। मतलब दोनों 21 से शुरू होकर अनंत तक जाएंगे, लेकिन इन दोनों के ही मान क्या है, ए और सी के मान क्या है ये हमें मालूम नहीं है। तो जब हमें ए और सी के मान ही नहीं पता तो हम कहेंगे कि ए और सी की वैल्यू को आपस में तुलना नहीं की जा सकती। यदि ए और सी की आपस में तुलना नहीं की जा सकती तो आप कहोगे कि हमारे पास 100% श्योरिटी ही नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति बड़ा है या ये दोनों व्यक्ति बराबर है या कौन सा व्यक्ति इनमें से छोटा है। ठीक, तो क्योंकि दोनों के जो वैल्यू है उनका कंपैरिजन नहीं कर पाए, तुलना नहीं कर पाए, तो हम लोग कहेंगे कि जो ए बड़ा है सी से इस बारे में 100% श्योरिटी नहीं है, मतलब ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब यदि यही प्रोसेस मैं हर बार आपके सामने करूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसको मैं ट्रिक में कैसे बदलूंगा, मैंने ट्रिक की हेडिंग दी थी अपोजिट साइन। अब देखिए ट्रिक में कैसे बदला कि जो ए और सी हैं इनके मध्य संबंध देखना, या आगे से आप किन्हीं भी दो तत्वों के मध्य संबंध देखते हैं तो उनके मध्य विपरीत चिन्ह आ जाए। जैसे ये ग्रेटर देन है, ये क्या आ रहा है आपके सामने, लेस देन। तो ग्रेटर देन इधर देख रहा है, लेस देन आपका इधर देख रहा है, तो दोनों के दोनों अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। तो क्योंकि दोनों अलग अलग दिशाओं में देखना मतलब विपरीत दिशा में देख रहे हैं, तो यदि दो तत्व अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं तो उनको आप बोलेंगे विपरीत। यदि विपरीत चिन्ह आएंगे तो जो मैंने अभी आपको समझाया ये शर्त आएगी। इस शर्त के आने का अर्थ हुआ कि आप उन दोनों के वैल्यू में कंफर्म नहीं कर पाओगे। ठीक, तो यदि तुलना नहीं होगी तो 100% श्योरिटी नहीं आएगी, कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो अपोजिट साइन में हमेशा ये कंडीशन बनती है। तो अपोजिट का मतलब भी समझ में आया होगा। अगर मैं मान लीजिए इन दोनों को अपोजिट बोल रहा हूं तो ये दोनों भी तो अपोजिट हुए। देखो ये इस तरफ देख रहा है, ये इस तरफ देख रहा है, अपोजिट हुए। यदि मैं लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू देखता हूं, देखो ये बड़ा है बराबर, ये छोटा बराबर, ये दोनों भी अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। तो दो तत्व अलग अलग दिशाओं में देख रहे हो तो उनको आप क्या बोलेंगे, अपोजिट चिन्ह। ठीक, यदि अपोजिट चिन्ह आएगा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। अब यदि मैं अपनी बात को ए ग्रेटर देन ई से जोड़ूं तो देखो संबंध किसके बीच चाहिए, ए और ई के मध्य। यदि ए और ई को आप ध्यान से देखें तो ए से मैं ई पे जा रहा हूं, देखो ये तो ग्रेटर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बड़ा बड़ा बराबर एक ही दिशा में देख रहे हैं। बड़ा या बराबर के आगे ये छोटा लगा हुआ है, तो ये देखो बड़ा या बराबर और ये छोटा कैसे चिन्ह हो गए, आपस में विपरीत चिन्ह हो गए। अब यदि विपरीत चिन्ह है तो आपके पास जो निष्कर्ष है ए और ई में अनुसरण ही नहीं करेगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो ये आपका निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, गलत हो गया। अब यदि बी और डी की बात करूं तो अधिकांश विद्यार्थी अब समझने लगे होंगे। बी और डी के मध्य देखिए ये बड़ा है बराबर लिखा है, जस्ट बी से डी तक चलना है, और फिर ये छोटा लिखा हुआ है। तो ये दोनों भी वापस में कैसे चिन्ह हो गए, विपरीत चिन्ह। विपरीत चिन्ह मिले, आंख बंद करके निष्कर्ष गलत कर दो क्योंकि वो अनुसरण नहीं करेगा। ठीक, अब यदि मान लो कोई व्यक्ति इस ट्रिक से संतुष्ट नहीं है, हर तरह के व्यक्ति होते ना, इस ट्रिक से संतुष्ट नहीं है तो दूसरी ट्रिक बताता हूं आपको। अब आप एग्जाम में एक ही ट्रिक यूज कीजिएगा। देखो ये जैसे ये एक चिन्ह है, इसको अपन एक गेट की तरह माने तो ये जो गेट है ना इसका मुंह इधर से खुला है ना, तो मैंने बोला यहां से इस गेट का मुंह खुला हुआ है और यहां पे इस गेट का मुंह क्या है, बंद है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे लेस देन लिखता छोटा चिन्ह,
तो ये इसका मुंह खुला है गेट का, ये मुंह बंद है। ठीक है, अब यदि आगे बढ़े तो मेरे को ए और ई के मध्य संबंध चलना था, तो मैं ए से चलता हूं और ई की तरफ जाऊंगा। यदि मैं ए से चलते हुए ई की तरफ चल रहा हूं तो जहां जहां गेट खुला होगा मैं गेट में एंट्री कर जाऊंगा, और यदि गेट बंद मिलता है तो मेरे को वापस लौटना होना। तो जैसे ही मेरे को गेट बंद मिल जाता है ए से लेके ई के बीच में कहीं पे भी, तो निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। जैसे मैं ए से चला, देखो गेट खुला हुआ है ना, अभी आगे बढ़ गया, फिर बी से आगे बढ़ा, वापस से गेट खुला हुआ है, मैं कहां तक पहुंच गया, सी तक पहुंचा। अब जैसे ही मैं सी के आगे पहुंच रहा हूं, गेट क्या है मेरे पास, बंद। अब क्योंकि गेट ही बंद है तो मेरे को आगे रास्ता नहीं मिला, मैं वापस लौट जाऊंगा। तो ए से मैं ई तक पहुंच ही नहीं पाया। तो यदि सारे गेट खुले होते ए से ई तक, तब तो मैं आंसर कर देता, लेकिन क्योंकि गेट ही बंद है ए से ई के बीच में, तो निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि दो तत्वों के मध्य यदि आपको संबंध ज्ञात करना है, उनके मध्य गेट सारे खुले हैं, तब तो संबंध निकलेगा। और यदि बीच में कहीं पे भी कोई भी गेट बंद है तो जो निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं करेगा। अब बी और डी की बात करते हैं, तो देखिए आप, बी से सी तो गेट खुला है, एंट्री कर गए, लेकिन सी से आगे वापस गेट बंद है, तो मींस बी और डी में भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। विकल्प की बात करता तो कौन सा विकल्प होता, विकल्प नंबर 4, ना तो पहला अनुसरण करेगा ना ही दूसरा अनुसरण करेगा। आशा करता हूं समझ में आ गई होगी ट्रिक 1। तो अब देखिए दूसरी ट्रिक की बात करते हैं। दूसरी ट्रिक है आपकी साइन काउंटिंग मेथड, मींस चिन्ह गणना विधि। यदि मैं चिन्ह गणना विधि की बात करूं तो आपके पास कुछ चिन्ह होंगे जिनको आपको गिनना होगा और कुछ चिन्ह होंगे जिनको नहीं गिनना होगा। लेकिन यदि आप चिन्ह गणना विधि अप्लाई करते हैं तो आप ये जरूर देखिएगा कि जो तत्व हैं या जो एलिमेंट्स हैं जिनके मध्य आपको संबंध ज्ञात करना है, उनके बीच में कहीं पे भी विपरीत चिन्ह का कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी बात की पुनरावृत्ति करता हूं क्वेश्चन की हेल्प से। देखिए, चिन्ह गणना विधि आपकी ट्रिक 2 है। ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूं, बोल में साथ साथ हिंदी में भी रहा हूं, साइन काउंटिंग मेथड, चिन्ह गणना विधि। अब देखिए, निष्कर्ष हमेशा 100% सटीकता से देखने, देखो ए और ई के मध्य आपको संबंध देखना है, तो चिन्ह गणना विधि तभी अप्लाई होगी जब ए और ई के मध्य विपरीत चिन्ह नहीं है। तो मैं ए से लेके ई तक चलता हूं, देखो यहां पे लिखा हुआ ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी एक ही दिशा में देख रहे हैं, विपरीत चिन्ह नहीं बना, ये बराबर है इसके तो कोई भी दिशा ही नहीं है। फिर आगे ग्रेटर देन, अर्थात ए से ई तक सारे चिन्ह एक ही दिशा में मुंह खोले हुए। तो यदि ए से ई के मध्य संबंध राइट करना है, सही करना है या सही हो सकता है, तो उसके लिए आपको कहीं पे भी विपरीत चिन्ह का कॉम्बिनेशन नहीं मिलना चाहिए, और जैसा कि आप देख रहे हैं मिल भी नहीं रहा है। ठीक, तो अब यदि मैं साइन काउंटिंग मेथड पे आगे आता हूं तो आपको ध्यान रखना है, यदि बड़े के साथ बराबर का चिन्ह आए या छोटे के साथ बराबर का चिन्ह आए, तब तो आप इसको गणना में गिनोगे। ठीक है, किसको, बराबर के चिन्ह को। अकेला बराबर कभी भी आपका गणना में नहीं गिना जाएगा। बड़ा और छोटा अलग अलग आते हैं तो ये भी गणना में गिने जाएंगे। तो मैंने क्या बताया, यदि बड़े के साथ बराबर आता है, छोटे के साथ बराबर आता है, तब आप बड़े और बराबर दोनों चिन्हों को गिनोगे, अर्थात बराबर को गिनना है। अकेला बराबर आता है, कभी भी नहीं गिनना। बड़ा और छोटा अलग अलग आता है, गिनना है। गिनने के बाद जिस चिन्ह की गिनती ज्यादा होगी, मान लीजिए आपकी कोई लोकेलिटी है, लोकेलिटी में जिस व्यक्ति के पक्ष में ज्यादा व्यक्ति खड़े वही तो बाहुबली होगा। तो यहां पे भी जिस व्यक्ति की गिनती ज्यादा, तो मान लीजिए उसके पक्ष में ज्यादा लोग खड़े तो वही विजेता होगा वहां का। क्लियर, तो जिसकी गिनती ज्यादा, निष्कर्ष भी उसी चिन्ह का अनुसरण करवा देंगे। यदि मान लो ए से लेकर ई तक बड़ा चिन्ह की गिनती ज्यादा, बड़ा 4 बार आया और बराबर एक ही बार आया, तो बड़े के पास 4 व्यक्ति है ना, बराबर के पास 1 व्यक्ति, तो बड़ा जीतेगा, मतलब तो ए से लेकर ई तक बड़ा जीत जाएगा। बोर्ड पे चलिए इस बात को जोड़ते हैं। देखो ए बड़ा है ई से, तो ए से लेके ई तक गए, चिन्ह गिनना सीखना। देखो ग्रेटर आया, मतलब बड़ा आया 1 बार, बड़ा आया 2 बार, इसको आप नहीं गिनेंगे, ये अकेला बराबर है ना, कभी भी नहीं गिनना। 2 बार, ये कितनी बार आया, 3 बार। ठीक है, बड़ा 3 बार आया,
अब मैंने बताया था यदि बड़ा के साथ बराबर है तो गिनना है, तो बराबर कितनी बार आया, एक बार, तो बड़ा आया आपके पास 3 बार, और जो बराबर है चिन्ह, ठीक है, बड़े के साथ बराबर वो कितनी बार आया, एक बार। तो क्योंकि बड़ा है 3 बार, बराबर है एक बार, तो किसकी गिनती ज्यादा, बड़े की, तो ए बड़ा है ई से, क्या हो गया आपका सही। दूसरा बी बड़ा है ई से, तो बी और ई के मध्य देखो, बड़ा एक बार, बड़ा कितनी बार आया, 2 बार, इसको तो गिनोगे ही नहीं, और बराबर कितनी बार आया, एक बार, तो बड़ा 2 बार आया, बराबर एक बार आया, तो बड़े की गिनती ज्यादा, मतलब बी बड़ा है इससे, ये भी क्या हो गया आपका सही, दोनों सही। विकल्प की बात करें, कौन सा विकल्प होगा, 5, ठीक। तो आपको ध्यान रखना, ये चिन्ह गणना विधि तभी लगेगी जब दो तत्वों के मध्य विपरीत चिन्ह नहीं हो। यदि विपरीत चिन्ह है तब आपको चिन्ह गणना विधि लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई मेरी बात को नहीं समझ पाया है तो मैं उसको एक और तरीका बताता हूं, ठीक। बट मैं वापस बोल रहा हूं, पेपर में ये सारे तरीके नहीं बताने हैं आपको, कोई एक तरीका बताना है। मान लीजिए मैं ई के स्थान पे 1 लिखूं, मतलब ये बोल दिया मैंने, नंबरिंग कर दी, ठीक है, नंबरिंग मेथड। तो नंबरिंग मेथड आप करते हो तो नंबरिंग मेथड में भी ध्यान रखना है कि नंबरिंग हमेशा और हमेशा एक्सट्रीम राइट से करोगे। कहां से करोगे, एक्सट्रीम राइट से, ठीक दाहिनी ओर से करोगे। ये दायां बोला जाता है रीजनिंग में, ये बायां बोला जाता है, तो दाहिनी ओर से करना है। नंबर 1, 0, -1 कुछ भी रख सकते हो, 1 रखा, डी किससे बड़ा है, ई से, अर्थात 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा आपने लिखा कितना होगा, 2। अब यहां पे पूरी गिनती नहीं बढ़नी है, 1 से बड़ा 2, बस इतना रुक जाओ। डी बड़ा ई से, सी और डी बराबर है, तो यदि डी 2 है तो सी भी कितना होगा, 2। बी बड़ा या बराबर सी से, तो बी बड़ा या बराबर है सी से, तो पहले बराबर देखो, 2 के बराबर क्या होगा, 2। अब यदि बी बड़ा है सी से तो 2 से बड़ा कितना होगा, 3। ए बड़ा है बी से, अर्थात 2 और 3 से बड़ा होगा, तो ये कितना हो गया, 4। ठीक है यहां तक। अब यदि मैं क्वेश्चन को देखो तो 1, 2, 3, 4 में मैंने बदल दिया आपके लिए, तो क्या ए बड़ा है ई से, तो देखो ई के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 1, ए के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, 4, तो 4 निश्चित रूप से बड़ा है 1 से, इतनी गिनती तो आती है, तो पहला सही। दूसरा बी बड़ा है ई से, तो बी के स्थान पे 2 और 3, ई के स्थान पे 1, तो निश्चित रूप से 2 और 3 बड़े हैं 1 से, तो दूसरा भी सही हो गया। क्लियर सभी को। इसको आप ऐसे भी याद रखो कि अगर आपका बराबर का दोस्त आपको कहीं मिल जाए ना, तो उसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, तो यहां पे भी चैप्टर में इंपॉर्टेंस नहीं देनी, कि दोस्त है, जाए तो चला जाए, कहां जाएगा, अगर दोस्त होगा तो वापस आएगा। लेकिन यदि आपका ये दोस्त अपने पापा के साथ आए, मतलब बड़े के साथ आए, यदि आपका दोस्त अपने छोटे भाई के साथ आए, तो इसको सम्मान देना होगा। इस दोस्त से उस तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता जैसा अकेले में किया गया। तो अकेले में व्यवहार अलग, पापा के साथ आता है या छोटे भाई के साथ आता है तो अलग, तो यहाँ पे भी अलग व्यवहार करना है। तो दोस्त पापा के साथ आया या छोटे भाई के साथ आया गिनना है, अकेला मिल जाए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक, और बड़े और छोटे गिनने ही है। और गिनने के पश्चात मैंने बताया कि जिसकी गिनती ज्यादा विजेता भी वही होगा। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि यदि दोनों की गिनती बराबर हो जाए, मतलब ग्रेटर 3 बार आ जाए, इक्वल 3 बार आ जाए, तो क्या करना है, तो इसको हम लोग आगे आने वाले प्रश्नों में देखेंगे। तो 2 ट्रिक क्लियर हुई। अब हम लोग प्रश्न से शुरू करते हैं अपनी बात को। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस आपके सामने आ गए, ठीक। तो ये आपके सामने क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है कि इन प्रश्नों में कथनों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है, इन कथनों को 2 निष्कर्ष द्वारा अनुसरण कराया गया है। उत्तर दीजिए। ये 5 विकल्प हैं। यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, दूसरा यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तीसरा या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा, चौथा न तो निष्कर्ष पहला ना ही दूसरा, और पांचवा यदि दोनों अनुसरण करते हैं। ये मैंने आपको विकल्प बता दिए। तो चैप्टर का फॉर्मेट अपने दिमाग में बैठता जा रहा है कि कथन होगा, निष्कर्ष होगा, फिर आपको इन 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना होगा। अब यदि मैं आगे बढ़ूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए। कथन लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है, क्या Q बड़ा या बराबर है n से। तो हम लोग Q और n की बात करते हैं। ये Q लिखा हुआ है, ये n लिखा हुआ है आपके सामने। यदि मैं Q और n को देख रहा हूं तो इनके बीच में 2 ही ट्रिक लगनी है, एक तो अपोजिट साइन और एक साइन काउंटिंग। इतनी अंग्रेजी चलेगी आपके लिए। तो यहां पे Q से n के मध्य देखा, इसको थोड़ा अलग भी लिख लेते। चलिए, Q बड़ा या बराबर P से, P बराबर है R के, R बड़ा या बराबर n के, ठीक। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि यदि आप अपोजिट साइन देखते तब तो निष्कर्ष गलत कर दीजिए, और यदि अपोजिट साइन नहीं देखते तो साइन काउंटिंग लगाइए।
तो आप देख रहे हैं क्या Q से N तक कहीं अपोजिट साइन है? तो आप कहेंगे नहीं, Q से N के मध्य कहीं पे भी विपरीत चिन्ह तो दिया हुआ नहीं है। अब मैं चिन्ह गणना विधि लगाता हूं। चिन्ह गणना विधि अगर मैं लगाता हूं तो मेरे को मालूम है कि अकेला बराबर कभी भी गिनती में नहीं आएगा, चाहे कथन में 10 बार ही क्यों नहीं लिखा हो, लेकिन ये अकेला है, कभी भी नहीं गिनेंगे। तो मैं Q से N के मध्य चिन्ह गिनता हूं तो देखो ग्रेटर 1 आया, ग्रेटर 2 आया, बड़ा 2 बार आया। अब बड़े के साथ यदि बराबर है तो गिनना है, तो बराबर 1 बार, बराबर 2 बार। तो आपने देखा क्योंकि बड़ा 2 बार आया, बराबर भी 2 बार आया, तो मतलब उन दोनों को प्रयोग में करना है। ठीक, तो क्योंकि दोनों की गिनती बराबर है तो दोनों की बराबर दादागिरी चलेगी। जो अभी मैंने जस्ट पहले बात की थी वो बात यहां पे आ गई। मैंने जो आपको बोला था कि यदि दो चिन्ह गिनती में बराबर आ जाए तो क्या करेंगे, तो ये आपके सामने क्वेश्चन में आया कि यदि दो चिन्ह बराबर गिनती में आ जाए तो दोनों की बराबर दादागिरी चलेगी, मतलब आप उन दोनों को ही निष्कर्ष में बोल देंगे। तो क्या बोलेंगे, ओ बड़ा या बराबर एन से। ठीक है, सॉरी पहले प्लेस पे क्यू लिखा हुआ है, क्यू कर देता हूं, क्यू बड़ा है बराबर एन से। ये बात अपनी निश्चित रूप से क्या है, सही है। तो पहला निष्कर्ष हो गया आपका सही। दूसरा देखिए, क्या आर बड़ा है ई से? यदि मैं आर और ई की बात करता हूं तो देखिए आर से ई तक चलना है, तो देखिए आर बड़ा है बराबर एन से, एन छोटा है जी से, जी बड़ा है बराबर ई से। यदि मैं आर और ई को देखता हूं तो यहां देखिए ये बड़ा है बराबर, फिर ये छोटा, तो ये बड़ा या बराबर ये छोटा कैसे चिन्ह हो गए, विपरीत चिन्ह हो गए कि नहीं हो गए? यदि विपरीत चिन्ह हो गए तो निष्कर्ष सही नहीं होगा, आंख बंद करके गलत कर दीजिए। अभी जितना सिखाता जा रहा हूं उतना साथ साथ चलिएगा, मेरे से आगे मत चलिएगा। आगे चलोगे तो फिर दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, साथ साथ चलते रहिए। क्लियर? अब यदि मान लो आप ये ट्रिक नहीं देख रहे हो तो दूसरी ट्रिक देख सकते हो। आर से ई तक चलना है तो देखो आर के पास तो गेट खुला हुआ है ना, घुस गए। फिर एन पे पहुंचे तो एन के पास गेट बंद है, तो गेट बंद मैंने बोला तो वापस लौटना पड़ेगा, माइंड ऑफ होगा, उस पर्सन को अप्रोच ही नहीं करोगे, गलत कर दोगे। क्लियर? पहला क्वेश्चन समझ आ गया। विकल्प की बात करता तो केवल पहला सत्य है, पहला ऑप्शन हो जाता। ठीक, तो ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्कस किया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 आपके सामने डिस्प्ले। ठीक, जब मैं इक्विलिटी इनइक्विलिटी का दूसरा पार्ट लेके आऊंगा तब इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा। और अभी मैं आपसे एक एक्सपेक्टेशन ले रहा हूं कि जितना मैंने समझाया आपको, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आप इन चारों प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हो, फिर मैं जब बताता हूं और सही निकलते हैं, तो आपने अपने लेवल पे, अपने लेवल का मतलब हुआ बैंक से कंपेयर मत कीजिएगा। आप अपने स्टेट लेवल के एग्जाम्स में इक्विलिटी पूछा जाता है वहां जाइए, या हमारे दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी सीजीएल 10+2 या जो भी एग्जाम्स है बैंक को छोड़ के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।